हेलो, नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। ये जो प्रश्न हैं वो हमने यूथ कंपटीशन टाइम से लिया है और ये सारे प्रश्न आपके पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये चीज़ मैं क्लियर कर दूँ। इसके पहले की क्लास में हमने पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अभी हम लोग आधुनिक भारत के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और ये इस सीरीज में 10th लेक्चर है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में कहीं पर भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं। आरओ हाई कोर्ट के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के आरओ के लिए डिकोड एग्जाम ने एक बैच लॉन्च किया है जिसमें कि एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से। यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड की जाएगी प्लस टेस्ट सीरीज इसमें इंक्लूडेड है। टेस्ट सीरीज में कुछ टेस्ट आपके फुल टेस्ट होंगे जिसमें कि एंटायर सिलेबस से प्रश्न आपको मिलेंगे, प्लस कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जो कि सेक्शनल बेस्ड होंगे, ठीक है, सब्जेक्ट बेस्ड होंगे। तो डेली बेसिस पे सब्जेक्ट ओरिएंटेड टेस्ट होते हैं और प्लस आपका वीक में एक बार आपका फुल टेस्ट भी होगा। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए क्लास, तो यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर क्या दिया गया है इस प्रश्न में? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में निम्नलिखित में से किसने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बिल पेश किया था? इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ परीक्षा 2016 में पूछा गया ये प्रश्न है कि जब हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो किसने बिल पेश किया था फॉर द फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन? यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपको आर राधाकृष्णन दिया है, गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, दादा भाई नौरोजी दिया है और अब्दुल कलाम आजाद दिया है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो याद रखिएगा। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए 1906 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिल किसके द्वारा पेश किया गया था? गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा पेश किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले को हम महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु भी के रूप में भी देखते हैं। पूछा जाता है परीक्षा में प्रश्न कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु किसे कहा जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये भी प्रश्न बनता है। द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? वो भी गोपाल कृष्ण गोखले थे और उन्होंने इसको 1905 में इसकी नींव रखी थी, ये याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 152वां प्रश्न। इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बीच 1916 में हस्ताक्षरित समझौता डैश कहलाता है? तो हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं। आपको पता है 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनो एग्जाम 2025 में पूछा गया प्रश्न है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, 1916 वाला जो आपका सेशन हुआ था लखनऊ में, जिसमें लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अंबिका चरण मजूमदार का नाम एसी मजूमदार पेपर्स में दिया रहता है। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। क्लास एक चीज क्लियर कर दूं, इस पूरी सीरीज में हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मतलब प्रश्नों के माध्यम से सिलेबस को मैं आपको रिवाइज करा रही हूं, ये ध्यान रखिएगा। अभी आगे के प्रश्न जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सारे सेशंस जो भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो सारे सेशंस मैंने इस क्लास में रिवाइज कर लिए। बस थोड़ा सा वेट करिए, अभी एक एक चीज मैं रिवाइज करा दूंगी आपको। यहाँ पर देखिए क्या बोला गया है, किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के संकल्प को अपनाया था? तो पूर्ण स्वराज की बात इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1929 के लाहौर सेशन में की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने की थी, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन की अध्यक्षता की थी जो कि 1929 में हुआ था। और लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा गाड़कर क्या बोला था कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। ये भी प्रश्न पूछा जाता है।
तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्लास, एक मिनट, इसको टिक लगा दें हम, ये प्रश्न हो गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? लाहौर। मैंने इसके पहले की क्लास में आपको बताया था भारत कौन आया था, साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन की जब हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? 1919 में एक एक्ट आया था जिसको कि हम कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म ना। 1919 वाले एक्ट को हम क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। और इस रिफॉर्म में बोला गया था कि 10 साल बाद एक कमेटी आएगी जो कि इस रिफॉर्म को रिव्यू करेगी। ठीक है, क्या क्या चीजों का डेवलपमेंट हुआ है, किस तरीके का, उसको रिव्यू करेगी। 10 साल बाद एक कमेटी का गठन होगा 1999 के बाद। तो वैसे तो हम देखें तो 1929 में कमेटी का गठन होना चाहिए था 1919 के रिफॉर्म्स को रिव्यू करने के लिए, लेकिन साइमन कमीशन का गठन 1927 में ही हो गया। साइमन कमीशन का विरोध भारत में हर जगह हुआ, क्यों? क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। इस वजह से हम देखते हैं हर जगह गो बैक साइमन का नारा लगाया गया और काले झंडे दिखाए गए। और मैंने आपको बताया है, प्रश्न पूछा जाता है कि लाहौर में जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कौन? लाला लाजपत राय, तो स्कॉट ने उन पर लाठी चार्ज करा दिया था, जिसकी वजह से लाला लाजपत राय को बहुत चोटें लग गई थी और फिर उनकी मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन लाला लाजपत राय की मृत्यु होने के पहले लाला लाजपत राय कहते हैं कि मेरे शरीर में जितनी भी लाठियां लगी है ना, जितनी भी चोट लगी है, ये चोटें, ये लाठियां ब्रिटिश सरकार के कफन में एक एक कील का काम करेंगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, जब साइमन कमीशन का विरोध होने लगा, गो बैक साइमन, सब जगह लोगों ने साइमन कमीशन को बायकॉट किया। क्यों? क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं थे। तो उस समय जो ब्रिटिश सेक्रेटरी थे ब्रिकनहैम, उन्होंने एक चैलेंज दिया भारतीयों को। उन्होंने कहा कि भारतीय साइमन कमीशन को बायकॉट करने की बात कर रहे, विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं है, तो मैं एक चैलेंज देता हूं आपको कि आप एक काम करिए, अपनी एक रिपोर्ट बनाइए और उस रिपोर्ट में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज भारत में हैं सब सहमति से उस रिपोर्ट को मेरे पास लेकर आइए। आप लोग सक्षम ही नहीं हैं किसी चीज को बनाने में। उन्होंने एक तरीके का चैलेंज दिया, ओपन चैलेंज दिया। तो मोतीलाल नेहरू उस समय आपके लीडर थे, तो उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार किया। तो 1928 में याद रखिएगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के पहले नेहरू रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई रहती है। और नेहरू रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लास। लास्ट बार आप देखेंगे कि हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की है तो वो नेहरू रिपोर्ट में की है, 1928 में की है। और हमने कहा है उसमें कि 1 साल का टाइम हम दे रहे हैं ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश सरकार को, कि वो हमारे रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करे। लेकिन 1 साल तक ब्रिटिश सरकार उस पर कोई भी एक्शन नहीं लेती है। तब हमारे यहाँ के जो नए लीडर्स थे उन्होंने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए ही नहीं। डोमिनियन स्टेटस मतलब क्या है कि हम क्राउन की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं। हम अपने देश में सेल्फ रूल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्राउन की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं, हमारे ऊपर क्राउन ही रहेगा। ठीक है, हम क्राउन के अंडर ही रहेंगे। तो ये डोमिनियन स्टेटस हो गया। लेकिन जब नेहरू रिपोर्ट को 1 साल तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया तो हमारे यहाँ के यंग लीडर्स ने क्या कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। इसी वजह से 1929 का जो लाहौर सेशन है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है, रावी नदी के तट पर उन्होंने झंडा गाड़कर क्या कहा, आने वाले 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाएंगे। आज से हमको कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन अभी आप देखोगे जब हम ऑगस्ट ऑफर की बात करेंगे, क्रिप्स मिशन की बात करेंगे 1932 और उस समय, तो ब्रिटिश सरकार कहती भाई हम आपको डोमिनियन स्टेटस देना चाह रहे हैं। तो हम क्या कहते हैं, अब क्या फायदा डोमिनियन स्टेटस का, ये पोस्ट डेटेड चेक है, अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, हम किसी के भी अधीन नहीं रहेंगे। ये याद रखिएगा। चलिए, तो लाहौर सेशन याद रखिएगा, पूर्ण स्वराज की मांग हमने लाहौर सेशन में की है, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब कुछ पॉइंट्स को रिवाइज करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न यही बनता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन कब हुआ था। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था।
ठीक है। यहाँ पर आपको याद रखना है इसका पहला सेशन कहाँ पर हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने। कुछ जगह उमेश चंद्र बनर्जी दिया रहता है, कुछ जगह डब्ल्यूसी बनर्जी दिया रहता है, याद रखिएगा। कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, 72 रिप्रेजेंटेटिव थे पहले सेशन में। इसके पीछे भी कहानी है कि 1885 का जो आईएनसी का जो पहला सेशन था वो कहाँ होने वाला था, वो पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में उस समय प्लेग फैल गया था, जिसके वजह से पुणे को के वेन्यू को क्रॉस करके कहां पर हुआ पहला सेशन, मुंबई में हुआ, याद रखिएगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ है, 1885 में हुआ है, ठीक है। इसका पहला सेशन कहां हुआ था, मुंबई में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। फाउंडिंग मेंबर किसे कहते हैं, याद रखिएगा, एओ ह्यूम को कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस समय वाइसरॉय कौन था, वो डफरिन था, डफर था, इसीलिए आईएनसी को बनने दिया। डफरिन ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या कहा, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है, कुछ लोगों को रिप्रेजेंट करती है, 72 रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पूरे भारत को थोड़ी रिप्रेजेंट करती है, बस माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करती है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये डफरिन का दिया हुआ स्टेटमेंट था। जब कर्जन आता है तो कर्जन कहता है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो डूबने वाली है, ठीक है, और मैं उसको डूबते हुए देखना चाहता हूं, उसके फॉल को देखना चाहता हूं, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दूसरा सेशन अगर हम देखेंगे, यहां पर नहीं दिया गया है, लेकिन याद रखिएगा बक मई से, बक मई से, बा से क्या है, पहला सेशन कहाँ हुआ है, बम्बई में हुआ है, दूसरा सेशन कहाँ हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, तीसरा सेशन कहाँ हुआ है, मद्रास में हुआ है, और चौथा सेशन कहां पर हुआ है, इलाहाबाद में हुआ है। तो बक मई से आप याद रख सकते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्टार्टिंग के 4 सेशंस कहां हुए हैं। अभी हम इनको डिस्कस करते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को पहले डिस्कस करेंगे। एकदम चिंता मत करिएगा, एक एक चीज समझाते हुए चलूंगी। यहाँ पर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी और चरमपंथी मुख्य रूप से किस बात पर भिन्न थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के डिफरेंट ओपिनियन की बात की गई है कि 1907 वाले सेशन की जब हम बात करते हैं, सूरत वाले सेशन की, तो हम देखते हैं नरम दल और गरम दल में विभाजन हो जाता है। तो उनके बीच में ये डिफरेंसेस क्यों था, देखिए स्वराज, स्वदेशी, बायकॉट या फिर राष्ट्रीय शिक्षा। तो राष्ट्रीय शिक्षा को प्रमोट करने की बात दोनों ने की है, बायकॉट की भी बात की है, स्वदेशी की भी बात की है, लेकिन स्वराज में थोड़ा डिफरेंस था। तो ए आपका सही उत्तर हो गया, ठीक है, याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 मिनट मेरी बातों को ध्यान से सुनना, जो पॉइंट्स बताने जा रही हूं। सबसे पहला आपको पता होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कब हुआ, एग्जैक्ट डेट। तो क्या बताएंगे, 28 दिसंबर 1885 को, ये चीज क्लियर है। फिर दूसरा प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे, एओ ह्यूम, ठीक है। फिर तीसरा प्रश्न, इनके जो संस्थापक थे वो किस पद पर थे, तो ये एक असैनिक सेवक थे, याद रखिएगा। एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन थे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि इनकी जीवनी किसने लिखी है, एओ ह्यूम की, तो वेडरबर्न ने लिखी है, याद रखिएगा। एओ ह्यूम की जीवनी किसने लिखी है, वेडरबर्न ने लिखी है। फिर देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो मैंने आपको बता दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो मुंबई में हुआ है। अगर आपसे पूछेगा किस विद्यालय में, तो आप गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय के बारे में बताएंगे, ये भी याद रखिएगा, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, उमेश चंद्र बनर्जी, जो कि याद रखेंगे डब्ल्यूसी बनर्जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 में मूलतः कहाँ होना था, तो मैंने आपको बता दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था वो पुणे में होना था, लेकिन पुणे में प्लेग फैलने के कारण शिफ्ट कर दिया गया मुंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो मैंने आपको बता दिया है कौन है, एओ ह्यूम है, और एओ ह्यूम के जीवनीकार कौन है, तो याद रखिएगा वेडरबर्न है, इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसरॉय कौन था, तो मैंने आपको बताया ना, जो डफरिन था, वो डफर था, इसीलिए बनने दिया, तो डफरिन का नाम याद रखना है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था, तो किसके द्वारा नामकरण किया गया था, दादा भाई नौरोजी द्वारा, जिनको कि हम ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, जिन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा है,
ठीक है, याद रखिएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन हुआ था मुंबई में, जिसकी की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, उसमें कितने रिप्रेजेंटेटिव थे? 72 रिप्रेजेंटेटिव थे। ये सारे प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जिनको कि हम वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। 1885 का जो पहला सेशन था मुंबई में, उसकी अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा की गई थी। जो दूसरा सेशन था, याद रखिएगा, जो कि कोलकाता में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी 1886 में। अगला देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कहां पर आयोजित हुआ था? कोलकाता में आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? तो पहला पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम्स ने पार्टिसिपेट किया था? तो कितने मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव थे? तो याद रखिएगा 33, ठीक है, 33 रिप्रेजेंटेटिव थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव। पहले सेशन में अगर हम देखेंगे खाली 2 रिप्रेजेंटेटिव थे, दूसरे सेशन में 33 रिप्रेजेंटेटिव थे और थर्ड सेशन में 81 रिप्रेजेंटेटिव्स थे, ठीक है। पहले जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उस समय ऐसी विचारधारा थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो हिंदुओं की पार्टी है, मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है, ठीक है, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले सेशन में 72 मेंबर्स में से खाली 2 मुस्लिम्स थे, ठीक है। दूसरे सेशन में हम देखते हैं संख्या बढ़ती है, 33 होती है और तीसरे सेशन में 81 हो जाती है। और तीसरे सेशन को अगर आप देखेंगे तो उसकी अध्यक्षता भी एक मुस्लिम लीडर करता है, बरुद्दीन तैयबजी, याद रखिएगा, अभी प्रश्न दिया भी होगा। देखो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? याद रखिएगा 1887 वाला मद्रास में हुआ था, ठीक है। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? एक मुस्लिम लीडर ने, बरुद्दीन तैयबजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बरुद्दीन तैयबजी। क्लियर हुआ? फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? अभी बताया, बरुद्दीन तैयबजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये पूछ लिया गया होगा किसी समय, तो आपको याद रखना है, रहीमतुल्लाह मोहम्मद सयानी, ठीक है, ये याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज ह्यूल ने की थी। और वो चौथा अधिवेशन जो था, जो कि 1888 में हुआ था, वो कहां पर ऑर्गेनाइज हुआ था? प्रयागराज में, इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज ह्यूल थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन था? तो वो जॉर्ज ह्यूल थे। इतनी चीजें क्लियर हुई, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार रिवाइज करा दूं, आपको याद रखना है बक मई, ठीक है, याद रहेगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, याद रहेगा। बा से क्या है? मुंबई है। का से क्या है? कोलकाता है। मा से क्या है? मद्रास है। ई से क्या है? इलाहाबाद है। पहला सेशन कब हुआ है? 1885 में हुआ है, दूसरा 86 में, तीसरा 87 में और चौथा 88 में, ठीक है। अब यहाँ पर 1886, 1887, 1888 लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी अध्यक्षता किसने की है? WC बनर्जी ने की है, उमेश चंद्र बनर्जी ने की है, याद रहेगा। दूसरे वाले की, कोलकाता वाले सेशन की अध्यक्षता किसने की है? पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? ग्रैंड ओल्ड मैन, जिनका की नाम क्या था? दादा भाई नौरोजी, तो दादाजी द्वारा की गई है। मई वाले सेशन की बात करेंगे तो फर्स्ट मुस्लिम लीडर यहाँ पर थे, कौन थे? बरुद्दीन तैयबजी थे, याद रखिएगा, ठीक है, तैयबजी थे, ठीक है। फिर इलाहाबाद वाले सेशन की बात करेंगे तो पहले ईसाई कौन थे? जॉर्ज ह्यूल थे। क्लियर हो गया? चलो, इतनी चीजें मैंने आपको रिवाइज करा दी, दिमाग में बैठ गया होगा, क्विक रिवीजन हम लोग ने कर लिया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ क्या दिया गया है? कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो कांग्रेस का जो 1915 वाला अधिवेशन जो हुआ था, उसमें जो गवर्नर था मुंबई का, लॉर्ड विलिंगटन, उसने पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने पार्टिसिपेट किया था? तो 1915 वाले में, और वो कौन था? लॉर्ड विलिंगटन था।
अगला देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो आप क्या बताएंगे? सरोजनी नायडू। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो 1917 का जो कोलकाता का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट द्वारा की गई थी। ठीक है, भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना? देखिए, जब भी हम गरम दल के नेता की बात करते हैं तो हम लाल बाल पाल की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं रहे? तो सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का कहना था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू पार्टी है। फिर देखिए, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 की बात की गई है कि प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उनके सहयोग हेतु किसे चुना गया था? तो एनसी केलकर और आईबी सेन को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है 1919 वाला जो सेशन था वो कहां पर हुआ था? अमृतसर में हुआ था। और इस सेशन में महात्मा गांधी को ये दायित्व दिया गया था कि उन्हें संविधान लिखना है, जिसमें उनकी मदद एनसी केलकर और आईबी सेन करेंगे। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलो फिर यहाँ पर देखो क्या प्रश्न दिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने पार्टिसिपेट किया था, तो वो अमृतसर अधिवेशन था 1919। अब देखो अमृतसर अधिवेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अमृतसर अधिवेशन में सबसे पहले महात्मा गांधी को ये दायित्व दिया गया था कि आपको संविधान लिखना है, जिसमें उनकी मदद एनसी केलकर और आईबी सेन द्वारा किया जाएगा बोला गया था। और दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने जो लास्ट सेशन जिसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था वो 1919 वाला अमृतसर सेशन था। उसके बाद आपको पता है कि 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फिर देखो लाल पाल बाल त्रिकुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाला लाजपत राय 1920 में कोलकाता सेशन में इनको चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियान ने की थी? तो ये नागपुर अधिवेशन 1920 में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? तो देसी रियासतों के प्रति नीति कांग्रेस द्वारा घोषित की गई थी अपने कौन से सेशन में? नागपुर सेशन 1920 में, याद रखिएगा, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी? विजय राघव चेरियान द्वारा की गई थी। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को मंजूरी दी गई थी? तो ये नागपुर सेशन है। तो ध्यान रखिए 1920 का जो नागपुर सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में हो सकता है पूछ ले प्रश्न आपसे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? विजय राघव चेरियान द्वारा की गई थी नागपुर सेशन की अध्यक्षता। इसमें पहली बार देसी रियासतों के प्रति नीति घोषित की गई थी। दूसरी चीज, भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई थी। ठीक है क्लास, चलिए आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, जब रिवीजन करा रही हूँ क्विक रिवीजन, तो सारी चीजों को रिवाइज करते हुए चलते हैं। देखिए 1896 वाला अधिवेशन याद रखिएगा, जो कि 12वां अधिवेशन है, कहां पर हुआ है? कोलकाता में हुआ है, जिसे कि किसने प्रिसाइड किया है? रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। अभी वन लाइनर क्वेश्चन में हमने देखा है कि पहले जो मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, तो वो तो बदरुद्दीन तैयबजी थे, लेकिन दूसरे मुस्लिम लीडर कौन थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो रहीमतुल्लाह सयानी का नाम याद रखना है। इन्होंने कब अध्यक्षता की है? 1896 में। 1896 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पहली बार वंदे मातरम गाया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वंदे मातरम कहां से लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा, डिस्कस किया है मैंने। चलिए अब 22वें को हम देखते हैं। यहाँ पर 1906 में जो सेशन हुआ है कोलकाता में, जिसकी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की है, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, 1911 वाला सेशन कोलकाता में हुआ है, जिसकी की अध्यक्षता विशन नारायण धर ने की है। इसमें पहली बार 1911 वाले में जन गण मन गाया गया है। फिर
1929 के लाहौर सेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की है, जिसमें हमने पूर्ण स्वराज की बात की है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे परीक्षा में पूछे स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया है, तो 1906 वाले सेशन में किया गया है, जो कि कोलकाता में हुआ था, जिसकी की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण स्वराज शब्द का प्रयोग इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कब किया गया है, तो आप बताएंगे 1929 के लाहौर सेशन में, जिसकी की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई है। तीसरा प्रश्न अगर आपसे पूछे कि वंदे मातरम पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस में कब गाया गया है, तो आप बताएंगे 1896 में। ठीक है, कोलकाता में, जिसकी की अध्यक्षता किसने की है, रहीमतुल्लाह सयानी द्वारा की गई है, जो कि सेकंड मुस्लिम लीडर थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि जनगण मन पहली बार कब गाया गया है, तो 1911 में कोलकाता सेशन में, जिसकी की अध्यक्षता विशन नारायण धर द्वारा की गई है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो बता रही हूँ। बताइएगा क्लास में मजा आ रही है कि नहीं, पॉइंट दिमाग में बैठ रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखो। द पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन वाज मेड ऑन 26 जनवरी 1930। क्या बोला गया था, मैंने आपको बताया ना, 1929 के लाहौर सेशन में रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या मनाएंगे, पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 1930 आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। In which of the following session of Indian National Congress was the song जन गण मन sung for the first time? बताइए, लाहौर, कराची, कोलकाता, मद्रास। अभी मैंने आपको बताया है 156 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, कोलकाता सेशन। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया है 1911 में जो कोलकाता का सेशन हुआ था, उसमें पहली बार जनगण मन गाना गाया गया था, जिसकी की अध्यक्षता किसने की थी, विशन नारायण धर द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो। The first session of Indian National Congress after the independence in 1948. 1948 के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन हुआ है वो कहां पर हुआ है, वो जयपुर में हुआ है। डी आपका सही उत्तर है। स्वतंत्रता के बाद 1948 में कांग्रेस अधिवेशन जयपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पट्टाभी सीतारमैया द्वारा की गई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर पूछा जा सकता है स्वतंत्रता के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Who founded the Indian National Union during 1884? यहाँ पे इंडियन नेशनल यूनियन का नाम ही बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया है, तो याद रखिएगा 1885। यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है वो है AOU। ठीक है, बी आपका सही उत्तर है। अगला देखिए, भारतीय एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर AOU। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2021 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO दूसरे 20 को और 18 को रिपीट हुआ प्रश्न है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं, एक मिनट क्लास, इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है, ध्यान दीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर इंडियन एसोसिएशन की बात की गई है, भारतीय एसोसिएशन की बात की गई है। इसके फाउंडर कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं, SN बनर्जी हैं। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की जब हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, भारतीय एसोसिएशन की स्थापना में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का योगदान था। दोनों का नाम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम दिया गया है, कई बार इंडियन एसोसिएशन से रिलेटेड आपको आनंद मोहन बोस का नाम दिया रहता है, तो दोनों का नाम याद रखिएगा। इन्होंने इसकी स्थापना 1876 में की थी, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर जब ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात होगी तब आपको दादा भाई नौरोजी के बारे में याद रखना है। ठीक है, 1866 ध्यान रखिएगा। जब हम 1876 के इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी प्लस आनंद मोहन बोस का नाम याद रखना है। जब हम ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की बात कर रहे हैं 1866 में, तब आपको किसका नाम याद रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन का, दादा भाई नौरोजी का नाम याद रखना है। क्लियर हो गया होगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन महात्मा गांधी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो महात्मा गांधी ने 1924 में आईएनसी की अध्यक्षता की थी और ये कहां पर हुआ था, ये बेलगांव में हुआ था। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी के बाद जो 1925 वाला जो सेशन है उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पहली भारतीय महिला द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, जो कि कौन थी, जो कि सरोजनी नायडू थी, याद रखिएगा। 1917 की अगर हम बात करेंगे तो पहली महिला ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जो कि कौन थी, एनी बेसेंट थी। ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन जो है वो 1929 में पास हुआ। सरदार भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन 1938 में हुआ। शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुआ। तो शिमला कॉन्फ्रेंस जो है 1945 में हुआ है, भगत सिंह को फांसी 1931 में हुई है, पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन 1929 में पास हुआ है। लेकिन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन की बात हम करते हैं तो इसका गठन 1934 में हुआ है। सी आपका सही उत्तर है। इलाहाबाद एआरओ 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ध्यान रखिएगा, जब हम कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की बात करते हैं तो उसका गठन 1938 में नहीं 1934 में हुआ है। और यहाँ पर आपको किसका नाम याद रखना है, आचार्य नरेंद्र देव का और जयप्रकाश नारायण का। ये याद रखिएगा, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस के समाजवादी दल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया है, 1934 में किया है। आगे बढ़ते हैं। जब कांग्रेस नेताओं ने मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म की निंदा की तब कई नरम पंथियों ने किस पार्टी को बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी छोड़ी थी, यहाँ पर बोला गया है। When Congress leader condemned the Montagu-Chelmsford reform, many moderate leaders left the party to form the Indian Liberal Federation, Swaraj Party, Indian Freedom Party, Independence Federation of India। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है, 162 का जो आपका सही उत्तर है वो है ए, ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन लिबरल फेडरेशन। जब मॉन्टेग्यू चेमफोर्ड रिफॉर्म की वजह से जो उसमें प्रपोजल्स थे उसको बहुत से मॉडरेट लीडर्स ने एक्सेप्ट नहीं किया और उन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन का गठन किया था, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इससे कांग्रेस में फूट पड़ गई और उदारवादी नेताओं ने 1919 में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन किया, ठीक है, जिसमें आपके कौन से लीडर थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। इस पार्टी की स्थापना में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी और इसके मुख्य नेता में तेज बहादुर सप्रू, ठीक है, वीएस श्रीनिवास शास्त्री और एमआर जयगढ़ थे, ये याद रखिएगा। तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और तेज बहादुर सप्रू का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते जब इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की हम बात करते हैं। अगला देखें, कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन सा था, ठीक है, कांग्रेस के पहले की बात की गई है। तो ध्यान दीजिए, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता, पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन सा था। तो 163 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है इंडियन एसोसिएशन ऑफ कोलकाता। ए आपका सही उत्तर है क्योंकि अभी हमने देखा है 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन हुआ है, ठीक है, जहां पर आपको मैंने बताया आपको सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस का नाम याद रखना है। जरूर याद रखिएगा क्लास, 1876 की जब हम बात करते हैं तो हम इंडियन एसोसिएशन की बात करते हैं, ठीक है। इंडियन एसोसिएशन के गठन में किसका योगदान है, आपको याद रखना है सुरेंद्रनाथ बनर्जी का और आनंद मोहन बोस का, ठीक है, ये याद रखिएगा। प्लस आपको क्या याद रखना है, 1866 में, ठीक है, याद रखिएगा, दादा भाई नरोजी ने ईस्ट इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था। 1885 में अगर हम देखेंगे तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसके द्वारा किया गया है, फिरोज शाह मेहता द्वारा किया गया है। केटी तेलांग और बरुद्दीन तैयबजी, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। 1885 में
बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी तलन और बरूद्दीन तैयबजी द्वारा की गई है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। कांग्रेस से पहले प्रमुख राष्ट्रवादी संगठन इनमें से कौन से थे, अगर हम देखें तो ये भी थे आपके, लेकिन राष्ट्रवादी संगठन की बात की गई है। बाद में हम देखते हैं कांग्रेस में इसका विलय भी हो जाता है। देखिए 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस ने की थी। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1886 में इंडियन एसोसिएशन का विलय किसके साथ कर दिया गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ कर दिया गया था। आगे बढ़े अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो बताइए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन of nationalist political worker goes to the credit for forming an all India organization of nationalist political party worker goes to दादा भाई नरोजी, एस.एन. बनर्जी, W.C. बनर्जी या फिर A.O. ह्यूम। तो 164 का जो आपका सही उत्तर है वो है डी। ठीक है, A.O. ह्यूम को यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किसे जाता है? A.O. ह्यूम को जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अखिल भारतीय राजनीतिक संगठन की स्थापना हम देखते हैं 1885 में हुई थी, मुंबई में की गई थी। इसमें प्रारंभिक नेता जो इससे जुड़े हुए थे वो दादा भाई नरोजी, फिरोज शाह मेहता, बरूद्दीन तैयबजी, W.C. बनर्जी, एस.एन. बनर्जी शामिल थे। ये दिया गया है। बस आपको ये याद रखना है, राष्ट्रवादी राजनीतिक श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का श्रेय किससे जाता है? A.O. ह्यूम को जाता है। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न। 1920 में अहमदाबाद सत्र में कांग्रेस के द्वारा किस नेता ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया था? पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को 1920 के अहमदाबाद सत्र की बात यहाँ पर की गई है। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात अहमदाबाद सेशन में 1920 में किसके द्वारा की गई थी? हजरत मोहानी द्वारा की गई थी। बी आपका सही उत्तर है, याद रखिएगा। 1920 में अहमदाबाद सत्र में सेशन में हजरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य को अधिकृत किया था। हजरत मोहानी एक प्रसिद्ध कवि और खिलाफत नेता थे। अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं 1923 में और सबसे कम उम्र में। ये उनके बारे में दिया गया है, अब्दुल कलाम आजाद के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे कम उम्र में कौन बना था अध्यक्ष? तो अब्दुल कलाम आजाद बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं 166 क्वेश्चन। कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीके में विश्वास रखते थे? असहयोग में, संवैधानिक आंदोलन, शांतिपूर्ण प्रतिरोध या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो अगर हम देखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन भी किया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी किया है, शांतिपूर्ण विरोध भी किया है और संवैधानिक आंदोलन भी किया है। अच्छा, यहाँ पे मॉडरेट लीडर्स की बात हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कांग्रेस के नेता अपनी नहीं, मॉडरेट लीडर्स, नरम दल के नेता। वही तो, जब ये प्रश्न था कि कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरीके पे विश्वास रखते थे, तो कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो पैसिव रेजिस्टेंस भी है, असहयोग आंदोलन भी है, सविनय अवज्ञा आंदोलन भी है। लेकिन यहाँ पर नरम दल नेता की बात की गई है 166 में, ध्यान रखिएगा। ये कौन है? ये नरम दल, लिख लो, नरम दल के जो नेता हैं। तो ये पैसिव रेजिस्टेंस में, शांतिपूर्ण प्रतिरोध में बिलीव रखते थे, प्रे पेटिशन में बिलीव रखते थे कि हम प्रे करेंगे, पेटिशन करेंगे, लेटर लिखेंगे, क्राउन तक अपनी बात को पहुंचाएंगे तो क्राउन हमारे हित में फैसला लेगा। तो शांतिपूर्ण ढंग से ये क्या करते थे? प्रतिरोध करते थे। सी आपका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा क्लास, वहां पर क्या नरम दल नेता की बात की गई है। अच्छा, 1907 वाला जो सेशन है उसमें स्प्लिट होता है, सूरत स्प्लिट। नरम दल और गरम दल नेता में क्या हो जाता है? विभाजन हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए 1885 से अगर हम 1905 तक चले तो कहीं ना कहीं जो नरम दल नेता थे वो डोमिनेट करते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को। और मैंने बताया वो क्या कहते थे? प्रे की बात करते थे, पेटिशन की बात करते थे, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करते थे। ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करने पर वो ज्यादा फोकस थे। उनको लगता था कि अगर हम अपने लेटर, अपनी बात क्राउन तक ले जाएंगे तो वो हमारी बात को सुनेंगे। लेकिन जब 1905 वाले सेशन में
की हम बात करते हैं, 1905 का याद रखिएगा क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड कर्जन ने कहा कि मैं बंगाल को विभाजित करने जा रहा हूं, क्योंकि बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और इतने बड़े प्रोविंस को प्रशासनिक दृष्टि से एडमिनिस्टर करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसी वजह से मैं उसको 2 पार्ट में विभाजित करने जा रहा हूं। लेकिन सबको पता था कि कर्जन ने रूल करने के लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यहां पर लगाई है। हिंदू और मुस्लिम में फूट डालने के लिए उसने बंगाल का विभाजन किया है। बंगाल को इस तरीके से विभाजित किया गया था कि एक में आपके हिंदू डोमिनेटिंग उसमें थे और दूसरे में मुस्लिम्स। तो इस तरीके से बंगाल को विभाजित किया गया था फूट डालने के लिए हिंदू और मुस्लिम यूनिटी में। इसका ये सब जानते थे और सबने विरोध भी किया, सबने विरोध किया। कोई भी नहीं चाहता था बंगाल का विभाजन हो, लेकिन विरोध करने के बाद भी कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन कर दिया। तो इसके बाद अब लोगों को समझ में आ गया था कि मीठा बोलने से, प्रे करने से, पिटीशन करने से, रिक्वेस्ट करने से, शांतिपूर्ण ढंग से हमें बात रखने से अब कुछ नहीं मिलेगा, प्रतिरोध करने से कुछ नहीं मिलेगा। अब हमें अपनी पॉलिसी को थोड़ा सा और क्या बनाना है, गरम बनाना है। तो गरम दल का उदय होता है और गरम दल में आपको पता है लाल पाल बाल का नाम आपको याद रखना है, तो ध्यान रखिएगा। 1905 वाले सेशन को तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा प्रिसाइड किया जाता है। कोई बात नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया। अब 1906 वाला जो सेशन था उसमें जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, जो गरम दल के नेता थे, वो चाहते थे कि 1906 वाला जो सेशन है उसे हम प्रिसाइड करें। लेकिन जो मॉडरेट थे वो नहीं चाहते थे कि गरम दल के नेता जो है वो इसे प्रिसाइड करे। इस वजह से उन्होंने 1906 में किसको बिठा दिया, दादा भाई नरोजी को बिठा दिया। अब दादा भाई नरोजी जो थे वो उनकी इज्जत गरम दल वाले भी करते थे, नरम दल वाले भी करते थे। तो उन्होंने इसका विरोध नहीं किया। गरम दल वालों ने उन्होंने कहा कोई बात नहीं, दादा को ही बैठने देते हैं। लेकिन 1907 वाला जो सेशन है उसमें वो चाहते थे कि उनके कोई लीडर बैठे, मतलब उनके जो लीडर हैं, गरम दल के जो लीडर हैं वो बैठे। लेकिन अब फिर मॉडरेट्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि 1907 वाला जो सेशन है वो सूरत में होगा। और उस समय जो सूरत था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था। याद रखिएगा, जो सूरत था वो बॉम्बे प्रेसिडेंसी में आता था और बॉम्बे प्रेसिडेंसी से बिलोंग करते थे बाल गंगाधर तिलक। तो ऑटोमेटिकली बाल गंगाधर तिलक का नाम क्या हो गया, हट गया। बाल गंगाधर तिलक का नाम अध्यक्ष पद से हट गया, क्योंकि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी थी तो उसमें एक क्लॉज था आईएनसी के गठन के समय कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जिस प्रोविंस में होगा उस प्रोविंस का लीडर कभी भी उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। तो जैसे ही 1907 वाले सेशन को सूरत में रखा गया, ऑटोमेटिकली बाल गंगाधर तिलक का नाम ऑप्शन से हट गया, ठीक है। लेकिन 1907 में जब सूरत सेशन चल रहा था तो उस समय नरम दल और गरम दल में लड़ाई होने लगी, फाइटिंग होने लगी, अंडा चप्पल सब बरसाना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि वहां पर जो गरम दल के नेता थे उनको बोलने के लिए स्टेज भी नहीं दिया गया, ठीक है। तब इन लोग में भयंकर फूट पड़ती है और इतनी फूट पड़ती है कि अंडा चप्पल सब एक दूसरे पे ये लोग फेंकना शुरू कर देते हैं। तो ये याद रखिएगा। चलिए अब देखते हैं किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार स्वतंत्रता दिवस को 26 जनवरी को मनाया था। तो मैंने आपको बता दिया है 1930 में, ठीक है। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखते हैं किस स्थान पर कांग्रेस सत्र के दौरान कांग्रेस कार्य समिति में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्राधिकृत किया था। तो बोला गया है किस सेशन में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ऑथराइज किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लॉन्च को। तो 168 का जो आपका सही उत्तर है वो क्या है, वो है बी, ठीक है, लाहौर में, ठीक है। लाहौर का 1929 का जो सेशन हुआ है उसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रम को प्राधिकृत किया गया था। ये याद रखिएगा, ठीक है। क्लियर है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या बोला गया कि अब जो लॉ गलत है उनको आप ब्रेक भी कर सकते हैं, आप अवज्ञा कर सकते हैं। अगर कोई लॉ गलत है तो आप उसको मत मानिए, कह दिया गया। और आपको पता है इस समय सॉल्ट मार्च हुआ, साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी दांडी की ओर गए, फिर वहां पर उन्होंने एक मुट्ठी नमक बनाया और सविनय अवज्ञा आंदोलन को लॉन्च किया।
और इसके बाद हम देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जो पहला सेशन होता है उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा रहता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। अभी हम डिस्कस करेंगे। फिर सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बोला गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पार्टिसिपेशन को श्योर किया जाए, मेक श्योर किया जाए कि आईएनसी भी बैठे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। इसलिए गांधी इरविन पैक्ट होता है। गांधी इरविन पैक्ट के बाद बोला जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन पे पॉज लगाया जाएगा और महात्मा गांधी जाएंगे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पूना पैक्ट की बात कर दी जाती है, ठीक है, अरे कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, पूना पैक्ट नहीं, कम्युनल अवार्ड की बात कर दी जाती है, जिससे कि नाखुश होकर महात्मा गांधी भारत आके आमरण अनशन करते हैं और बाद में पूना पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी और बी.आर. अम्बेडकर के मध्य। ये सारी चीजें हम आने वाले सेशन में डिस्कस करेंगे, बिल्कुल नहीं परेशान होंगे। पहले यहाँ देखते हैं कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। तो अभी मैंने आपको बताया 1906 वाला जो सेशन हुआ था कोलकाता सेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और इसी सेशन में दादा भाई नौरोजी ने क्या बोला था? दादा भाई नौरोजी ने घोषणा की थी कि स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य है। अगला देखते हैं, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का मतलब क्या था? पूर्ण स्वतंत्रता, स्वयं की सरकार, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। जब हम स्वराज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्वराज का अर्थ क्या था? स्वयं की सरकार, ठीक है, हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं। 1929 में लाहौर सेशन में हम पूर्ण स्वराज की बात करते हैं, लेकिन जब हम 1906 में कोलकाता सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस जब स्वराज की बात कर रहा है तो वो स्वयं की सरकार की बात कर रहा है। ये याद रखिएगा, मतलब अभी हम क्राउन के अधीन ही रहेंगे लेकिन सरकार हमारी खुद की होगी, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अधिवेशन में किसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष के लिए एक महिला का चयन हुआ था? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर हम महिला अध्यक्ष की बात करेंगे तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1917 वाले सेशन को, कोलकाता सेशन को किसने प्रिसाइड किया, किसने अध्यक्षता की थी? इसकी अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट ने, ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने के समय भारत का वाइसरॉय कौन था? डफरिन था। डफरिन ने क्या कहा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है, कुछ गिने चुने लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। डी आपका सही उत्तर है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन एक सुरक्षा द्वार के रूप में चाहता था? कौन एक सुरक्षा द्वार के रूप में, सेफ्टी वॉल, ठीक है, Who wanted Indian National Congress to be a safety wall? A.O. Hume, Lord Lytton, W.C. Banerjee, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर है 173 का वो क्या है? वो है ए, ठीक है। A.O. Hume जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे और बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा कि A.O. Hume ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को सेफ्टी वॉल की तरह यूज किया है। जब आप कुकर को देखते हैं तो कुकर में सेफ्टी वॉल्व होता है। जब कुकर में प्रेशर ज्यादा बढ़ने लगे और कहीं कुकर फट ना जाए इसीलिए उसमें सेफ्टी वॉल्व दिया रहता है जो कि कुकर के एक्स्ट्रा प्रेशर को रिलीज कर देता है। पता है ना सेफ्टी वॉल्व का क्या काम है कि जब कुकर में प्रेशर बढ़ने लगे तो कुकर कहीं फटे ना, इसलिए सेफ्टी वॉल्व दिया रहता है जहां से एक्स्ट्रा प्रेशर कुकर का निकल जाता है। तो लाला लाजपत राय कहते हैं A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन ही इसलिए किया है क्योंकि वो एक सेफ्टी वॉल्व है। A.O. ह्यूम को डर है कि A.O. ह्यूम को डर है कि भारत में कहीं 1857 की तरह फिर कोई क्रांति ना हो जाए। जो 1857 का रिवॉल्ट था वैसा रिवॉल्ट फिर ना कहीं से हो जाए, क्योंकि उनको पता चल रहा था कि लोगों में अब गुस्सा बढ़ रहा है तो कहीं फिर उस तरीके की क्रांति ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कर दिया है ताकि ये जो गुस्सा है लोग रिलीज करें, ठीक है, मतलब रिलीज हो और उस तरीके की क्रांति फिर रिपीट ना हो। तो सेफ्टी वॉल बोला है लाला लाजपत राय ने, याद रखिएगा। अगर आप पढ़ेंगे, बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि बोला जाता है कि कोई बाबा थे, उन्होंने A.O. ह्यूम को लिखा लेटर, कहा कि 1857 वाली क्रांति जो है वो फिर रिपीट हो सकती है भारत में, इसके पहले कोई संस्था बना दो। तो A.O. ह्यूम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन कर दिया, ठीक है, ताकि लोगों के बीच में एक विश्वास जगाया जा सके कि भाई INC है, आपके हित के लिए आई है, बिल्कुल परेशान मत होइए। आपको ऐसा लग रहा है कि हम लोग आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, हम लोग आप ही के उसके लिए, इसीलिए तो INC
का गठन हम करा रहे हैं। तो ये सारी चीजें है उसमें, ध्यान रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्याग के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नामित किया गया था? अब्दुल कलाम आजाद को, राजेंद्र प्रसाद को, पट्टाभी सीतारमैया को, वल्लभ भाई पटेल को। तो याद रखिएगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन करने के बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने रिजाइन कर दिया था तो किसने अध्यक्षता की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। बी आपका सही उत्तर है। आप सभी को पता है 1839 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन महात्मा गांधी ने किसको फेवर किया था? पट्टाभी सीतारमैया को किया था। ठीक है, महात्मा गांधी का फेवर होने के बाद भी पट्टाभी सीतारमैया सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे। और इसके बाद हम देखते हैं 1939 के त्रिपुरा सेशन से सुभाष चंद्र बोस रिजाइन कर देते हैं और उनके रिजाइन करने के बाद कौन अध्यक्ष बनता है? राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं, याद रखिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने 2 सेशन इंपॉर्टेंट है। एक आपको यहाँ पे त्रिपुरी सेशन याद रखना है, त्रिपुरा मैंने बोल दिया, त्रिपुरी सेशन याद रखिएगा, त्रिपुरा नहीं त्रिपुरी सेशन, और इसके पहले हरिपुर सेशन ना, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। द सिग्निफिकेंस ऑफ लाहौर कांग्रेस वॉज, हमने पूर्ण स्वतंत्रता सरकार की बात की है, हमने भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की बात की है लाहौर सेशन में। सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन नरमपंथी नेता नहीं था? नरमपंथी नेता की बात की गई है। गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है, फिरोज शाह मेहता और बिपिन चंद्र पाल। तो मैंने आपको बताया है लाल पाल बाल जो हैं वो आपके गरम दल के नेता है। तो लाल कौन हो गए? लाला लाजपत राय हो गए। पाल कौन हो गए? बिपिन चंद्र पाल हो गए। और बाल कौन हो गए? बाल गंगाधर तिलक हो गए। ये तीनों लीडर जो हैं वो आपके गरम दल के नेता हैं। क्लियर है? अगला प्रश्न देखते हैं 177 प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा गरम दलीय नेता नहीं है? तो देखिए यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक जो है वो गरम दल के नेता है, मदन लाल ढींगरा भी रिवॉल्यूशनरी है, उधम सिंह भी जो है ये आपके क्रांतिकारी हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो आपके नरम दल के नेता है, मॉडरेट है, याद रखिएगा। उधम सिंह की बात करें, मदन लाल ढींगरा की बात करें तो ये सब क्रांतिकारी हैं, रिवॉल्यूशनरीज हैं। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक आपके गरम दल के नेता हैं, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले जो है वो नरम दल के नेता हैं। क्लियर हो गया? ये प्रश्न जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट 2020 में और इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 में पूछा गया प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। Who was the first women president of Indian National Congress? अभी हमने देखा कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो आपकी एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा 1917 का कोलकाता सेशन को किसने प्रिसाइड किया था? एनी बेसेंट ने प्रिसाइड किया था। अगर आपसे पूछेगा पहली भारतीय महिला कौन थी तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू, जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1925वें सेशन को प्रिसाइड किया था, जो कि कहां पर हुआ था? कानपुर में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से कौन से नेता चरमपंथी दल कांग्रेस से संबंधित थे? मतलब यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की बात की गई है। अरबिंदो घोष, दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और यहाँ पर सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया गया है। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, ये तीनों जो हैं वो आपके नरम दल के नेता हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं बिलोंग टू द एक्सट्रीमिस्ट विंग, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अरबिंदो घोष जो हैं वो आपके गरम दल के नेता हैं। ठीक है, क्लियर है ना? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नरोजी, ये सब नरम दल के नेता हैं। ठीक है, लेकिन जब हम अरबिंदो घोष की बात करते हैं तो ये गरम दल के नेता हैं, ये चरमपंथी नेता हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखें। 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले डैश कौन थे? ठीक है, यहाँ पर पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी हो जाएंगे, ये तो आपको पता ही है। बी आपका सही उत्तर है। अगला देखें। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय डैश इन 1885। तो ये तो आप सभी को पता है, A.O. ह्यूम। ठीक है, ए आपका सही उत्तर है। अगला देखें। 1929 में कांग्रेस के लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद डैश से लिया था, जो उनसे पहले अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आपको मैंने बताया है, अगर हम 182 क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, मैंने आपको बताया है, क्या बताया है, एक मिनट,
मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाकर तैयार की थी। बताया है ना, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आकर तैयार थी जिसमें हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी और बोला गया था अगर 1 साल तक इस मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हमारे जो यंग लीडर्स हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, अब इनकी डिमांड पूर्ण स्वराज की थी। तो आने वाले सेशन को लाहौर के जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइड करते हैं। तो 1929 के कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष का पद किससे लिया है? मोतीलाल नेहरू से लिया है, जो इनके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला हम देखें, 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर सत्र के दौरान किसी दिन विशेष को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। स्वतंत्र भारत में उसी तारीख को निम्न में से किसे मनाने के लिए चुना गया है? तो आप सभी को पता है कि हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और 26 तारीख इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि 1930 में हमने क्या मनाया था? पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था 26 जनवरी को। ठीक है, इसी वजह से 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। ये याद रखिए, इस तारीख को इसलिए चुना ही गया था। ठीक है, कि हमारा संविधान जो है उस दिन इन्फोर्स होगा। चलिए, तो क्लास ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। आज हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के मैक्सिमम क्वेश्चंस को देखा। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये क्लासेस आपके लिए कितनी हेल्पफुल है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको सही लग रहा है। ठीक है, ये भी बताइएगा जो 1 लाइनर क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस करती हूँ वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं। मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि एक क्लास में मैक्सिमम पॉइंट्स आप लोगों को रिवाइज करा दूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले कहा है कि हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं। हम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के माध्यम से आपको सिलेबस रिवाइज करा रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करा रहे हैं जहां से आपके आने वाली परीक्षाओं में प्रश्न बन सकते हैं। ये जो हम प्रश्न डिस्कस करते हैं ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगी, ये प्रश्न आपके विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो ऐसा नहीं है कि खाली आरओ एआरओ वाले भी देखें। जो लोग यूपी ट्रिपल एससी के परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, जो लोग यूपी पीसीएस की परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो भी इन क्लासेस को देखेंगे तो उनको बेनिफिट ही मिलेगा क्योंकि हम रिवीजन पे मैक्सिमम फोकस करते हैं। ये चीज आपको आइडिया लग गया होगा। अच्छा, एक चीज और बताइए, आधुनिक भारत के बाद आपकी कौन सी क्लास ली जाए, किस सब्जेक्ट को कवर किया जाए, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास, तब आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। लास्ट में जाते जाते ऐश्वर्या मैम एक ही बात कहेंगे कि खुद पर विश्वास रखिए, अपने ईश्वर पर विश्वास रखिए, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखिए। आप लोग जीवन में बहुत आगे जाएंगे, लेकिन विश्वास खुद पर रखना सीखिए और रोज अपने आप से कहिए कि सिलेक्शन होगा। मेहनत करिए, परिश्रम करिए, सही समय आने पर आपका परिश्रम आपको फल जरूर देगा। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए।